हेलो। देखिए आपका सीआरपीसी में ये कंप्लेंट पढ़ाया जा रहा था। धारा 2D। जो नए लोग हैं भाई बता दिया जाए आपका। कई लोग नए भी आए हैं आज भी। तो दो तीन आपकी परिभाषाएं अब तक पढ़ाई गई हैं। और जब आप एडमिशन ले लेंगे तो ऑनलाइन से जोड़ा जाएगा। और जो पाँच छः आपका लेक्चर चल चुका है, सात आठ, वह वीडियो से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक एक आदमी के लिए फिर बैक होना संभव नहीं है। तो जहाँ से चल रहा है वहाँ से पढ़िए। और आपका वीडियो फार्म में उपलब्ध रहेगा लेक्चर। इसमें हाँ, वीडियो फार्म यानी कि प्रारूप में। एक मौखिक प्रारूप में होता है जैसे बोला जा रहा है। एक लिखित में यानी कि नोट्स दे दिया गया, बोला नहीं गया। और एक लिखित मौखिक दोनों, यानी कि बोल नोट्स भी दे दिया गया, बोला भी गया। और एक वीडियो प्रारूप में यानी कि वीडियो उपलब्ध है, न बोला जाएगा न लिखवाया जाएगा। आप जाकर घर पर क्या देखिए, वीडियो क्लास में भी देख सकते हैं गुप्त रूप से ईयरफोन लगा के। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपका 2D हम बता रहे थे। फिर एक बार आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन भी बताना था। और जो कि बिहार एपीओ में हमेशा परेशान लोगों को कर रहा है। और कई लोगों द्वारा फोन करके इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो भाई आज लाइव क्लास में भी बता दिया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए फिर हम एक बार शुरुआत करते हैं कल वाला कहानी। जब कोई अपराध होता है तो सीआरपीसी को यानी कि दंड प्रक्रिया को यानी कि अपराध के विरुद्ध कार्यवाही दो प्रकार से की जा सकती है। पहला प्रकार हमने बताया था कि उस ऑफेंस की या उस अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देकर यानी कि थानेदार साहब को देकर या एसएचओ को देकर, शॉर्टकट में कहा जाता है, यानी कि जो थाने का मुखिया है या थाने का प्रभारी है, यानी कि उसको देकर अगर थानेदार को सूचना देते हैं। तो कल हम बताए थे कि सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर अप्लाई करेगा, 12। और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 154 से लेकर कहाँ तक प्रावधान है, 176। अगर वह सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि गंभीर अपराध अर्थात संज्ञेय अपराध से संबंधित हैं तो किस धारा में दी जाएगी, 154। और अगर असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से या साधारण अपराध से हैं तो किस धारा के तहत, 155। तो 154 के तहत जो संज्ञेय अपराध में सूचना दी जाएगी उसमें एफआईआर दर्ज होगा। और 155 के तहत बताया गया था एनसीआर। अब आगे डिटेल में तो भाई बाद में बताया जाता है। दूसरा उपाय ये है कि आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ उस अपराध के बारे में आप कंप्लेंट या इस्तिगासा या परिवाद कर सकते हैं। तो जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद करेंगे तो सीआरपीसी का चैप्टर 15 लागू होगा। और धारा 200 से लेकर 203, कल बता भी गया था कहाँ से कहाँ तक धाराएं अप्लाई होंगी, 200 से लेकर 203 तक। अब ये है कि परिवाद की परिभाषा कहाँ दी गई है, परिवाद किस अपराध में किया जाता है, परिवाद में लिखा क्या जाएगा, और क्या पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा कि नहीं, ये कल चर्चा हो रही थी। फिर एक बार दोहरा दें। परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय, ये पिछली बार यूपीजे में आया था। परिवाद संज्ञेय अपराध में भी किया जा सकता है और असंज्ञेय में भी, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। परिवाद सदैव न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाएगी। ऐसा परिवाद या तो लिखित या मौखिक हो सकता है। अपराधी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभियुक्त आपका
ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी, लेकिन अपराध का उल्लेख करना आवश्यक है। और अंत में दिया गया था कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है वह परिवाद नहीं मानी जाए। परिवाद सामान्यतः समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, 10-20 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। तो अगर कई लोग परिवाद करते हैं तो इस परिवाद को सामूहिक परिवाद कहा जाता है। ये हम बताए थे। जो टेक्निकल क्वेश्चन आपका बचा है, जिसको कि थोड़ा शॉर्टकट में कल हो गया था, उसको 5 मिनट डिटेल में देखिए, तब अगली परिभाषा हम बताएंगे। और यही क्वेश्चन आपका बनता है, मैंने इस समय बन रहा। देखिए भाई, जो परिवाद की परिभाषा की जो लास्ट लाइन है, अगर आप बेयर एक्ट में देखें तो स्पष्ट लिखा गया है कि परिवाद में क्या शामिल नहीं है, तो पुलिस रिपोर्ट। यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है, क्या वह कंप्लेंट मानी जाएगी कि नहीं, तो बेयर एक्ट कहता है कि नहीं मानी जाएगी। अब आपको समझना है कि पुलिस रिपोर्ट होती क्या है और ये आपका कैसे भेजी जाती हैं। तो पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा हम आगे बताएंगे और डिटेल में। सीआरपीसी की धारा 2R में दी गई है और ये कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब 173 के क्लाज 2 में भेजी गई रिपोर्ट ही पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। यानी कि 173 के क्लाज 2 के तहत कब रिपोर्ट भेजी जाती है, तो जब पुलिस किसी मामले की विवेचना या इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश पूरी कर लेती है, तो अंत में निष्कर्ष निकालकर और आपका मजिस्ट्रेट के समक्ष एक रिपोर्ट भेजती है, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। या तो पुलिस ये लिखकर भेजेगी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य क्या है, पर्याप्त। देखिए, एक दो लोग पूछ भी रहे थे, इसको भी बताना है। या पुलिस ये लिख कर भेजे कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य क्या है, अपर्याप्त। यही आपका मेंस में भी आया है, पुलिस रिपोर्ट के प्रकार का वर्णन करिए। अब अगर पुलिस ने ये लिख कर भेजा है कि साक्ष्य पर्याप्त है, तो पुलिस क्या करेगी, क्या करेगी, इसका वर्णन आपका सीआरपीसी की धारा 170 में दिया गया है। अगर पुलिस लिखकर भेजती है कि साक्ष्य पर्याप्त है, तो पुलिस क्या करेगी, इसका वर्णन आगे बताया जाएगा डिटेल में। अभी तो भाई आपका परिभाषा चल रहा है और डिटेल में बताना संभव नहीं है, क्योंकि आधा घंटा लग जाएगा इसी पर और परिभाषा हमें चलानी है। जब 170 आएगा तो केवल 170 से नहीं, 173 से भी जोड़ना है, तमाम जगहों से। आपका 3-4 जगह से कोरिलेट करके कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ आपका 2 लाइन केवल समझना है कि अगर पुलिस ने लिख कर भेजा है कि एविडेंस पर्याप्त या सफिशिएंट हैं, तो इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है चालान शीट या चालानी शीट या आपका आरोप पत्र, यानी कि चार्ज शीट। यानी कि पुलिस ने क्या भेजा, चार्ज शीट। अब ये एक लोग पूछ रहे थे कि क्या चार्ज शीट भेजा गया है, तो न्यायालय इस पर आगे कार्यवाही करने के लिए बाध्य है कि इनकार भी कर सकता है। तो न्यायालय इनकार भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला हो कि उसकी राय में साक्ष्य पर्याप्त है, लेकिन मजिस्ट्रेट की राय है कि पुलिस का निष्कर्ष ही गलत है और इस मामले में साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, तो मजिस्ट्रेट आगे कार्रवाई करने से क्या कर देगा, इनकार। माने वास्तव में आपका 99% मामलों में नहीं किया जाता, लेकिन कर सकता है। अगर पुलिस ये लिखकर भेजी है रिपोर्ट में कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला, तो इसको हम कहते हैं एफआर या
फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट या मामले को बंद करने की रिपोर्ट, यानी कि मामला डंप कर दिया जाए, दबा दिया जाए, यहीं निपटा दिया जाए। तो आपका इस ऐसी दशा में पुलिस के निष्कर्ष को न्यायालय मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, यानी कि पुलिस के निष्कर्ष को मानने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। अब एक लाइन आपका उदाहरण देखना पड़ेगा, आरुषि मर्डर केस देखना पड़ेगा, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा, तलवार दंपत का नोएडा के। वहाँ आरुषि और मने उसका मर्डर हुआ था और सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट या साक्ष्य अपर्याप्त होने की रिपोर्ट भेजी थी। मजिस्ट्रेट ने पूरा दस्तावेज और साक्ष्य देखा। मजिस्ट्रेट को लगा कि साक्ष्य तो पर्याप्त है अभियुक्त के विरुद्ध और सीबीआई का निष्कर्ष ही गलत है, तो मजिस्ट्रेट ने उस अपराध का संज्ञान लिया और आगे न्यायिक कार्यवाही की। यानी कि पुलिस अगर ये भेजे कि साक्ष्य अपर्याप्त है, फिर भी न्यायालय अगर देखता है कि साक्ष्य तो पर्याप्त है और मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष गलत निकाला है, तो मजिस्ट्रेट आगे कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि जो संज्ञान लिया जाएगा वो साक्ष्य पर्याप्त अपर्याप्त पर नहीं लिखा गया है, लिखा क्या गया है, पुलिस रिपोर्ट पर। भाई पुलिस आगे बताया जाएगा 190 में। अब ये आपका यानी कि ये पुलिस रिपोर्ट जो होती है ये कंप्लेंट नहीं मानी जाती। तो जो मेंस और प्री में क्वेश्चन बन रहे हैं वह ये बन रहे हैं कि कब पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जाएगा। यहीं बिहार और तमाम लोग परेशान रहते हैं। इसके लिए फिर एक कंसेप्ट हमें बनाना पड़ेगा और उस कंसेप्ट को देखिए भाई अच्छे से। आपका देखिए हम बताए थे कि अपराधों को मुख्य रूप से दो वर्गों में सीआरपीसी बांटती है, एक गंभीर और दूसरा साधारण। गंभीर को हमने क्या बताया था, संज्ञेय अपराध, और साधारण को क्या नाम दिया गया है, असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल। संज्ञेय अपराध की हम परिभाषा भी बताए थे, किस सेक्शन में दिया गया है, अब पढ़ाया गया था 2 दिन। असंज्ञेय की परिभाषा, अब बताइए किस अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है, तो संज्ञेय। ये आपका सेक्शन बताया गया था 156। और असंज्ञेय में अन्वेषण कब करेगी, तफ्तीश या विवेचना कब करेगी, जब मजिस्ट्रेट आदेश दे। और ये बताया गया था 155 के क्लाज 2 में। किसमें बताया गया, 155 धारा याद रखिए अगर क्लास न याद रहे अभी तो। अब ऐसी दशा में सतर्क हो, ये देखिए मान लीजिए कि पुलिस ने किसी अपराध का स्वतः अन्वेषण किया, तो दिमाग में ये बैठाना है कि आखिर किस अपराध का वह अपने आप या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकती है, तो संज्ञेय। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने किसी मामले में एफआईआर 154 में दर्ज किया था और उस मामले का स्वतः अन्वेषण किया, और जब पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किया तो पुलिस को ये लगा कि यह मामला तो साधारण है यानी कि असंज्ञेय है, और 173(2) के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेजी कि ये मामला क्या है, असंज्ञेय है, संज्ञेय नहीं है। तो कानून ये कहता है कि अब ऐसी पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाएगा, तो माना क्या जाएगा, परिवाद। और जिस पुलिस अधिकारी ने ऐसी रिपोर्ट भेजी है अब उसे क्या माना जाएगा, परिवादी। तो क्वेश्चन यही बनता है कि कब पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी। यही बात आपका सीआरपीसी की धारा 2D में एक्सप्लेनेशन में दी गई है। लेकिन सतर्क एक और रहना है कि अगर पुलिस ने, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है,
अगर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण किया है और 173(2) में चाहे वह कोई भी रिपोर्ट भेजे, चाहे संज्ञेय अपराध की या असंज्ञेय अपराध की, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसे पुलिस रिपोर्ट ही माना जाएगा, परिवाद नहीं। यानी कि किसके आदेश से अन्वेषण हुआ हो तब पुलिस रिपोर्ट ही मानी जाएगी, न्यायालय के। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये आया लास्ट में कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने स्वतः किसी अपराध की तफ्तीश की और अंत में यह रिपोर्ट भेजी मजिस्ट्रेट को कि यह किससे रिलेटेड है मामला, असंज्ञेय अपराध से, तो उस पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर परिवाद माना जाएगा। और जिस पुलिस वाले ने ऐसी रिपोर्ट भेजी है उसको अब क्या कहा जाएगा, परिवादी, परिवाद करने वाला। बस एक लाइन याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक ही आपका कह सकते हैं कि आपका नियम है। इसके बाद आइए अगली परिभाषा देखी जाए। 2D के बाद आगे आइए, अब कुछ छोटी भी परिभाषाएं आएंगी। ये 4-5 परिभाषाएं काफी बड़ी बड़ी थी, अब लास्ट में कुछ बड़ी परिभाषा आएंगी, लेकिन अभी तो आपकी जो परिभाषाएं हैं वह थोड़ा छोटी छोटी आएंगी। देखिए भाई, आपका अगली परिभाषा है 2E में आपका हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय दिया गया है। यानी कि उच्च न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है, बस एक लाइन याद करना है 2E में। इसके बाद आपका भारत की परिभाषा 2F में दी गई है। यहाँ से आपका क्वेश्चन को रिलेट करके हम लिखवाएंगे प्री के लिए। यानी कि आपका जब भी 2F पढ़िए, देखिए कहाँ एरिया कवर करना है। सीआरपीसी की धारा जब भी 2F पढ़िएगा तो संविधान का अनुच्छेद 11 पढ़िएगा। आईपीसी की धारा 18 कम से कम पढ़िएगा। और एविडेंस इत्यादि तो अभी छोड़ दीजिए, 2 ही 3 को रिलेट किया जाए। यानी कि सीआरपीसी की धारा 2F पढ़िएगा। इसके बाद आपका संविधान का अनुच्छेद 1 का कौन सा क्लास 1। इसके बाद इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा 18। देखिए आईपीसी की धारा 18 में भी इंडिया यानी कि भारत को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लाज 1 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, और भारत में वे राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। और सीआरपीसी की धारा 2F में भी इंडिया या भारत को परिभाषित किया गया है। और परिभाषित करते हुए बस एक लाइन कहा गया है कि भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर इस संहिता का विस्तार है। यानी कि संविधान के लिए भारत अलग होगा, आईपीसी के लिए अलग होगा परिभाषा, और सीआरपीसी के लिए भारत की परिभाषा क्या होगी, अलग। तो बताइए संविधान के लिए जो भारत की परिभाषा है वह चूंकि अलग है, तो आखिर भारत में क्या माना जाएगा संविधान के लिए, तो पूरा भारत। यानी कि जितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, यानी कि जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, वे सब भारत में शामिल माना जाएगा, ये संविधान के लिए। लेकिन सीआरपीसी ये कहती हैं 2F कि भारत का मतलब ये हुआ कि जिन क्षेत्रों में सीआरपीसी का एक्सटेंट है, विस्तार है, यानी कि जिन क्षेत्रों में सीआरपीसी लागू होती हैं वहीं क्षेत्र भारत माने जाएंगे। तो भाई किन क्षेत्रों में सीआरपीसी लागू होती है, स्पष्ट रूप से सेक्शन 1 में 4-5 दिन पहले बताया गया था। और आप लोग बताइए कि 2 क्षेत्र हैं जहां पूरी सीआरपीसी लागू नहीं है,
केवल 8, 10 और 11। कौन कौन? आपका नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र। फिर एक बार देखिए, अर्थात नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भारत के तहत केवल और केवल सीआरपीसी के 3 अध्याय के लिए भारत वह माना जाएगा। कौन कौन? 8, 10 और 11। तो दो, यानी कि नागालैंड और असम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके सिवाय संपूर्ण भारत पर सीआरपीसी लागू हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दी गई हैं। डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से। कब से लागू हुई है? 31 अक्टूबर 2019। तो ये भारत की परिभाषा। अगला देखिए, भारत की परिभाषा के बाद आपका 3 और शब्दों को पढ़ना है जो काफी महत्वपूर्ण है और आपका अच्छे से इसको देखना है। एक हमें देखना है अन्वेषण। अन्वेषण। दूसरा शब्द जो देखना है जांच या इंक्वायरी। और तीसरा शब्द देखना है ट्रायल या विचारण। देखिए, इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा 2H में दी गई है। जांच की परिभाषा 2G में, यानी कि पहले जांच दिया गया 2G, उसके बाद H पड़ता है। और इसके बाद आपका ट्रायल। तो ट्रायल की परिभाषा अभी एमपी में आपका 1-2 साल पहले पूछा गया था जे में कि विचारण या ट्रायल की परिभाषा किस धारा में। तो ट्रायल को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। भाई आपका देखिए क्या आपका पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, यूपी एपीओ में 2018 में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मॉडल एक आ रहा है कि कौन शब्द परिभाषित नहीं है। तो संज्ञान भी परिभाषित नहीं है, आपका जमानत भी परिभाषित नहीं है, विचारण भी परिभाषित नहीं है। ये सब जो प्रावधान है ये कहीं परिभाषित नहीं है। तो आखिर ट्रायल होता क्या है? तो ट्रायल पहले न जानिए, शुरुआती दौर से देखा जाए कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्योंकि क्रम से हमें चलना है। पहले पॉइंट पर हम कौन पढ़ेंगे? अब देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल देखिए, वो भी बता दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। एक तो आपका टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि आप कमेंट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। अन्वेषण पर आ जाता है, जांच पर, विचारण पर, तो कम से कम 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है। दूसरा, इंटरव्यू में जो बनता है और प्री में भी बनता है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपका कह सकते हैं। फिर बनता है जांच के बारे में, विचारण के बारे में। प्री में भी बनता है कि ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, तो आरोप के विरचन से। किसका प्रारंभ हो जाता है? विचारण का। तो 2 शब्दों को परिभाषित किया गया है, लेकिन किसको परिभाषित नहीं किया गया है? ट्रायल को। तो ट्रायल की हम अपनी परिभाषा देंगे और जो 5 ट्रायल हैं उसको सेक्शन वाइज बताएंगे, क्योंकि एक आपका क्वेश्चन वहां से भी बनता है। तो आइए पहला देखा जब भाई आपका इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जहां तक अन्वेषण की बात है, जब भी कोई परिभाषा आप पढ़िए तो मैं फिर बता दूं, सबसे पहले जो बेयर एक्ट के शब्द है उन्हीं शब्दों को तोड़ा जाता है और तब आपका अन्य चीजें पढ़ी जाती हैं। देखिए भाई, आपका इन्वेस्टिगेशन हिंदी में भाई बता दिया जाए इसको क्या क्या कहा जाता है। हिंदी में इसको विवेचना भी कहा जाता है, तफ्तीश भी कहा जाता है, अनुसंधान भी कहा जाता है, पुलिस खोज कर रही है। और इंग्लिश में आपका इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और जो बेयर एक्ट में दिया रहेगा अन्वेषण। तो अगर कहीं विवेचना दे दे, तफ्तीश दे दे, अनुसंधान दे दे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या पूछ रहा है? अन्वेषण।
लेकिन बिहार में जो खोज देता है वह अलग ही दे देता है। दिया था कि खोज वारंट कब जारी होगा बताइए। तो खोज वारंट जब लिखे तो इन्वेस्टिगेशन ना मारिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए वारंट नहीं, आदेश होता है। खोज वारंट अगर दे तो यानी कि सर्च वारंट, यानी कि तलाशी वारंट वह पूछ रहा है, यानी कि धारा 93, 94, 95, 97 और 98, एक धारा छोड़ देना है, 96 छोड़ देना है, यानी कि 5 धाराएं लिखनी है तो आगे बताया जाएगा। तो आइए इन्वेस्टिगेशन की आपका बेयर एक्ट देखिए, पहले एकदम बेयर एक्ट से देखिए कहाँ कहाँ कोरिलेट करना है। देखिए भाई 2H में आपका अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस अधिकारी द्वारा। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, कहाँ से हम क्वेश्चन निकालते हैं। आप थोड़ा घर पर भी ऐसे ही पढ़िए बेयर एक्ट, और एकदम बेयर एक्ट हूबहू तोड़ रहे हैं। देखिए आपका पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, आपका मजिस्ट्रेट से भिन्न व्यक्ति ही अन्वेषण करता है। यानी कि मजिस्ट्रेट कभी भी अन्वेषण करता है कि नहीं, नहीं करता। मजिस्ट्रेट से भिन्न तो हम बताएंगे कि मजिस्ट्रेट क्या करेंगे जब विवेचना नहीं करेंगे, तो इनका क्या पावर है। अगला देखिए, मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट स्वयं तो अन्वेषण नहीं कर सकता, लेकिन मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे पुलिस को या अन्य व्यक्ति को, अन्वेषण के लिए आदेशित कर सकता है, अथराइज कर सकता है, यानी कि प्राधिकृत कर सकता है, कह सकता है कि आप करिए। ये दूसरा। तीसरा देखिए, उद्देश्य लास्ट में दिया गया है। ये बार बार पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए, यानी कि एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि लास्ट में उद्देश्य दिया गया है कि अन्वेषण क्यों किया जाता है। तो साक्ष्य को क्या करने के लिए, एकत्र करने के लिए। क्या करने के लिए, तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन का एम क्या है, पर्पज क्या है। तो एविडेंस को क्या करना, कलेक्ट करना। ये बेयर एक्ट की भाषा है। अब इस बेयर एक्ट की भाषा को आप कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन सा सेक्शन को रिलेट करेंगे और अन्वेषण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें समाहित हैं, अब डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखिए आपका इस परिभाषा को पहले हम समझा दें, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जो विवेचना की जाएगी, पहला नियम है कि सीआरपीसी के तहत जो तफ्तीश होगी वह किसके द्वारा की जाएगी, पुलिस अधिकारी। या अगर पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है या किसके द्वारा की जा सकती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा। जो व्यक्ति अथराइज है, चाहे वह प्राइवेट व्यक्ति ही क्यों न हो, वह भी कर सकता है। क्योंकि पुलिस ये नहीं कि पुलिस को अथराइज मजिस्ट्रेट करे, यानी कि पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर सकता है। दूसरा कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। लेकिन मजिस्ट्रेट कभी भी अन्वेषण नहीं कर सकता। ये जरूर है कि वह अन्वेषण का आदेश दे दे पुलिस को या किसी को अथराइज कर दे, लेकिन कौन मजिस्ट्रेट, कौन आपका अन्वेषण करने में सक्षम नहीं है, मजिस्ट्रेट। तो अब समस्या ये आई कि आखिर मजिस्ट्रेट तफ्तीश करता ही नहीं तो करेगा क्या। तो दो और शब्द बचे हैं, इंक्वायरी और ट्रायल।
यानी कि जांच और विचारण। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? न्यायाधीश जांच और विचारण करते हैं, अन्वेषण कभी नहीं करते। याद किए रहिएगा कम से कम। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका एक लाइन जवाब रहेगा, एविडेंस को कलेक्ट करना। तो साक्ष्य कलेक्ट करने में क्या क्या आता है? अब आपका ये जो परिभाषा थी, इस बेयर एक्ट को हमने केवल हल्का हल्का समझाया, यह न समझिए कि समाप्त हो गया अन्वेषण। अब अन्वेषण के बारे में अब कोरिलेट होके चलेगा। और देखिए आपका कौन कौन सी धाराएं कोरिलेट करनी है। तो पहला जो कोरिलेट करना है 155, पहले 55, 155 का क्लाज 2 करना है। देखिए तो एक बार सही है ना अन्वेषण? एक बार देखिए तो, हल्का सा भाई कंफ्यूजन हो तो देख लिया जाए। अन्वेषण का आदेश देखिए तो, मजिस्ट्रेट अन्वेषण असंज्ञेय मामलों में देंगे तब 100 सही है ना? देखिए भाई आपका, देखिए सेक्शन वाइज हमें कह करके बताएंगे, पहले लिख लिया जाए सेक्शन, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। और 7-8 सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि ऐसे ही। और बताएंगे हम क्या क्या होता है। इसके बाद 156 का क्लाज 1 पढ़ना है। 156 का कौन सा क्लाज 1? इसके बाद सीआरपीसी की धारा 156 का क्लाज 3 पढ़ना है। फिर आपका 159 का, आपका कह सकते हैं कि 159 सेक्शन पढ़ना है। कौन सा सेक्शन? 159। इसके बाद 157 सेक्शन पढ़ना है, यानी कि कौन सी धारा? 157। फिर आपका एक धारा 202 भी पढ़ना है। कौन सी धारा? अभी अन्वेषण से रिलेटेड है वही। इसके बाद आपका अन्वेषण में 160 पढ़ना है, 161 पढ़ना है, सीआरपीसी 162 पढ़ना है, यानी कि 3 धाराएं क्रम से। इसके बाद 169 मुख्य रूप से, इसके बाद 170 और इसके बाद 173। और अन्वेषण क्या कर देना है? समाप्त। मुख्य रूप से 173 का क्लाज कौन सा? 2। देखिए काफी विस्तृत एरिया है, थोड़ा समझने का भाई प्रयास करिए। अभी आप मैंने एलएलबी में पढ़े होंगे, तो वह तो आप पास होने के लिए पढ़े होंगे, लेकिन ये कंपटीशन है और यहाँ आपका पास ही नहीं होना है, अधिक नंबर भी लाना है और आपका मेरिट में भी ऊपर रहना है। तो एलएलबी भूल जाइए कि हम पढ़े थे, इतनी धाराएं तो कभी बताई ही नहीं गई। तो नहीं बताई गई तो अब जानिए भाई, आपका कर्तव्य है जानना। देखिए आपका एकदम शुरुआती दौर से हम इन्वेस्टिगेशन को उठाते हैं और उसी में प्री का भी क्वेश्चन हम बताएंगे। और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बना है प्री में, 4-5 क्वेश्चन हम निकालेंगे इसी में अच्छे अच्छे। देखिए सीआरपीसी के तहत अपराधों को गंभीरता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक काग्निजेबल अपराध, काग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय या गंभीर अपराध, और दूसरा असंज्ञेय या नॉन काग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि साधारण अपराध। जहां तक संज्ञेय अपराधों की बात है, पहले संज्ञेय हम उठा रहे हैं। देखिए जहां तक संज्ञेय अपराधों की बात है, सीआरपीसी की धारा 156 का क्लाज 1 बताती है कि संज्ञेय अपराधों में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है, यानी कि मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं है। पुलिस स्वतः इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देगी, यानी कि स्वतः साक्ष्य एकत्र करना क्या कर देगी? प्रारंभ। आदेश की आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, फिर हम टेक्निकल क्वेश्चन ही निकालने जा रहे हैं। अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को 156 के क्लाज 1 में ये पावर मिलता है कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना स्वतः इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सके। लेकिन आपका
156 का क्लाज 3 भी देखना है कि अगर संज्ञेय अपराध हैं तो मजिस्ट्रेट द्वारा भी पुलिस को अन्वेषण का आदेश दिया जा सकता है। तो आपका इसी को कहते हैं कि न्यायालय के आदेश द्वारा एफआईआर दर्ज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट 156 के क्लाज 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन का क्या देता है, आदेश। तो क्वेश्चन ये बना कि किस अपराध में पुलिस स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी। तो संज्ञेय की, असंज्ञेय की, जमानती की, अजमानती, 4 ऑप्शन दिया। तो किस में बताया गया, संज्ञेय। फिर एक बार समझिए, कठिन है सीआरपीसी। आपका सीआरपीसी कठिन काम है पढ़ाना पढ़ना, क्योंकि आपका टेक्निकल ज़्यादा बातें एक सेक्शन में आएगी। अगर संज्ञेय अपराध हैं तो सीआरपीसी की धारा 156 ए पुलिस को शक्ति देती है कि वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अपने आप साक्ष्य एकत्र करना क्या कर दे, प्रारंभ। लेकिन संज्ञेय अपराध है तो 156(3) भी बताता है कि मजिस्ट्रेट भी पुलिस को संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का क्या दे सकता है, आदेश। तो संज्ञेय अपराध में अन्वेषण कैसे होगा, स्वतः पुलिस करेगी कि मजिस्ट्रेट के आदेश से भी, कि दोनों। तो दोनों मार कराएगा। खंड वाइज हम बता रहे हैं, खंड वाइज याद करके जाइएगा। स्वतः किस खंड में, 156 और मजिस्ट्रेट के आदेश से 156(3). आगे बढ़ा जाए। अब अगर मामला असंज्ञेय है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल या साधारण है तो 155 का क्लाज 2 कहता है कि केवल और केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही पुलिस अन्वेषण कर सकती है। तो यानी कि किस मामले में पुलिस को स्वतः अन्वेषण करने की शक्ति नहीं प्राप्त है, तो असंज्ञेय, अर्थात किस मामले में केवल मजिस्ट्रेट के आर्डर से ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, स्वतः पावर नहीं है, तो असंज्ञेय यानी कि साधारण मामले। कौन सी धारा बताती है, तो आपके 155 का कौन सा खंड, 2। अब क्वेश्चन बना लिया जाना है। असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण पुलिस स्वतः कर सकती है, पहला ऑप्शन देगा। दूसरा देगा पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश से करती हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोनों न मारिएगा। पुलिस सदैव असंज्ञेय मामलों में क्या करती हैं, मजिस्ट्रेट के आदेश से ही साक्ष्य एकत्र करना प्रारंभ करती है। जैसे कि एक उदाहरण आपका संज्ञेय असंज्ञेय तो आगे चलेगा ही। जैसे कि आपका मोबाइल चोरी हो गया तो वह संज्ञेय मामला है, तो पुलिस स्वतः विवेचना करेगी। और मोबाइल गुम हो गया यानी कि गिर गया कहीं रास्ते में, तो वह गिरा हुआ माल हो गया, तो उसमें एनसीआर दर्ज होती है। तो जब भी थाने पर जाइए तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि एफआईआर दर्ज न कराइए, आप क्या कराइए, एनसीआर। क्योंकि एनसीआर माने असंज्ञेय मामले में दर्ज होगी और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक कॉपी ले लेगी, एक कॉपी आपको दे देगी और कहेगी कि जाइए मजिस्ट्रेट से 155(2) के तहत अन्वेषण का क्या निकलवाइए आदेश, तब हम आपका मोबाइल खोजेंगे। और इसी में कई थानों में बवाल भी हो जाता है, ये हमारा चोरी हुआ है तो आप क्यों एनसीआर दर्ज करेंगे। एनसीआर में पुलिस को कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाना है। तो एनसीआर तब दर्ज होता है ज़्यादातर मामलों में जब सिम उम लेना रहता है तब। तो और उसमें 50 ले भी लेंगे पुलिस वाले, क्योंकि बिना ऊपर से लिए तो आपका एनसीआर दर्ज नहीं होगा। तो ऐसी दशा में लड़के 20 रुपया का मोहर बनवाते हैं थाने का, और अपने ही एक कागज पर लिखेंगे एप्लीकेशन, और अपने ही क्या किए, ठप्पा, और जाकर नया सिम ले लिए। कौन देख रहा है, कौन चेक हो रहा है कि एनसीआर। जब सिम ही लेना है तो 100 रुपया हम क्यों खर्चा करें भाई थाने पर, 20 रुपया के मोहर बन जाएगी
और उसको क्या करिए, अपने लिख कर साइन मार के डेट डाल दीजिए। नाम जानते रहे किसी तरह साइन मार दीजिए, कौन चेक हो रहा है बाद में, तो वो अलग बात है। आगे देखा जाए भाई आपका, अगला देखिए 159 पर आया जाए। यदि पुलिस ने, ध्यान से देखिए, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, मैंने एफआईआर दर्ज कर लिया गया, और पुलिस ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है कि हम न तो अन्वेषण करेंगे और न ही कराएंगे। यानी कि एफआईआर दर्ज हो गई और पुलिस ने किसको रिपोर्ट भेजी है शुरुआती दौर में, मजिस्ट्रेट को, कि हम अन्वेषण नहीं करेंगे। तब मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे सकता है। तो किस सेक्शन में दे सकता है, 159। लेकिन ये कब नियम लागू होगा, एफआईआर दर्ज करने की पहले की बाद में, बाद में, एफआईआर दर्ज होने के बाद। अब देखिए 157 भी यही है, आपका अन्वेषण से इनकार करना, तो ये तो 159 में हो ही गया। अब 202 देखना है। अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट या परिवाद किया गया है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि और एविडेंस आना चाहिए, तो वह पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है कि धारा में 202 में परिवाद पर कार्यवाही किए जाने के दौरान, तो आगे बताया जाएगा डिटेल में। तो अन्वेषण में होता क्या है, अब डिटेल में देखिए। अन्वेषण के तहत मुख्यतः पुलिस द्वारा एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। तो आपका घटना स्थल का निरीक्षण करना, यानी कि जहां घटना हुई थी, अपराध हुआ था, उसका निरीक्षण करना भी अन्वेषण हुआ। अपराधियों का पता लगाना, ये भी अन्वेषण का भाग है। संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करना, उनसे पूछताछ करना, उनका बयान दर्ज करना, गवाहों का बयान दर्ज करना, घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनाना। तो पुलिस अधिनियम में भी आएगा, पैरा में पूछा भी गया था कि अगर आपका थानेदार साहब को नक्शा बनाने में कुछ दिक्कत आती है तो किसकी सहायता लेंगे, हाँ लेखपाल की। किसकी सहायता लेंगे भाई, पूछा गया यूपीजी आपके एपीओ में, पैरा में हम पढ़ाएंगे कि नक्शा बनाइए। दरोगा जी पूरा नक्शा बनाते हैं कि पूरब ये गिरा है, पश्चिम में ये हैं, ये हैं, यानी कि पूरा घटना स्थल का देखे होंगे डायरी में क्या बनाते हैं, नक्शा। और वह नक्शा कोर्ट में पेश किया जाता है। बयान वान ले लिया गया, एविडेंस कलेक्ट कर लिया, हथियार को कलेक्ट किया, औजार को कलेक्ट किया, अभियुक्त का बयान लिया गया, रिमांड मांगा गया। रिमांड यानी कि न्यायालय से अभियुक्त को कस्टडी में मांगा गया कि हमारी कस्टडी में दीजिए, ये कुछ बकेगा तो इसके बकने के आधार पर, बकना समझ रहे हैं ना भाई देखिए, शुद्ध हिंदी में नहीं, फिर शुद्ध हिंदी में देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट देगा, यानी कि कथन करेगा। इसके कथन के आधार पर कुछ चीजें बरामद होगी और वह बरामदगी इसी के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग होगी। अभी बरामदगी बाकी है, अतः हमें कस्टडी में दिया जाए, ये भी अन्वेषण क्या है, भाग है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के तहत सब हथियार उथियार बरामद कर लिया गया, अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, तो अंत में पुलिस बयान भी ले ली 161 का। तो अंत में पुलिस निष्कर्ष निकालती है, और जब इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाता है तो 173 के क्लाज 2 के तहत पुलिस एक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजती है। उस रिपोर्ट को अभी बताया गया क्या कहा जाता है, पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ परिभाषित है, अभी परिवाद में हमने बताया, किसमें धारा में, 2R। किस धारा के तहत भेजी जाती है, 173 के किस क्लाज में। या तो पुलिस लिखकर भेजे कि साक्ष्य पर्याप्त है तो 170 का पालन करेगी। अगर पुलिस लिखकर भेजती है कि साक्ष्य क्या है, अपर्याप्त, तो उसके लिए अलग धारा है 169। और पुलिस का कार्य तमाम माने समाप्त हुआ। और इसके बाद आपका
अब इसके आगे भी बढ़ सकते हैं आप, इसके आगे ये बढ़ना है कि अब पुलिस जब अन्वेषण पूरा कर ली तो अब सरकारी वकील का काम होगा कि उन साक्ष्यों और बयानों के आधार पर न्यायालय में अभियुक्त के दोष को साबित करे। अब जिस पुलिस वाले ने नक्शा नज़ीर बनाया, बयान लिया, तथ्य और परिस्थितियों का उल्लेख किया पुलिस रिपोर्ट में, अब वह अंत में गवाही देने भी आएगा, भागेगा नहीं। और जब गवाही देगा और कुछ बातें भूल गया है तो मेमोरी रिफ्रेश कराएगा, स्मृति क्या करेगा, ताज़ा। तो स्मृति ताज़ा करके बयान दीजिए और बयान दीजिए। फिर आपका अभियुक्त क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, जिरह करेगा। तो उतना आगे नहीं जाना है, बस 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजवा कर क्या हो जाना है, शांत। तो अन्वेषण इस प्रकार क्या हो गया। तो बताइए अन्वेषण कौन करता है, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अन्वेषण कौन नहीं करता, तो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस मामले में पुलिस स्वतः भी और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी अन्वेषण कर सकती है और किसमें केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से, असंग। अन्वेषण के अंत में पुलिस क्या भेजती है, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट किस धारा में, 2R, और किस धारा के तहत भेजी जाती है, 173(2)। अगर पुलिस रिपोर्ट में साक्ष्य पर्याप्त हैं तब पुलिस क्या करेगी, 170, और साक्ष्य पर्याप्त हैं तो पुलिस क्या करेगी। अब उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेंगे 173 में। अब उतना डिटेल नहीं अभी जाना है क्योंकि अभी तो हम डिफिनीशन क्लास चल रहे हैं, जब वहाँ आगे बढ़ेगा तब तो डिटेल में। लेकिन पुलिस क्या करेगी ये जरूर हम बताएंगे। मजिस्ट्रेट क्या करेंगे इसके लिए क्लास 4 है, 5 है 173 का, अभी वो नहीं जानना है। तो आपका इस प्रकार आपका आज का लेक्चर भाई समाप्त होता है। कल आपका जांच बताई जाएगी, कल थोड़ा ज़्यादा सीआरपीसी खींचेगी क्योंकि जो बीच की आपकी परिभाषाएं हैं वह थोड़ा छोटी छोटी हैं। आपका फिर लास्ट में 3-4 परिभाषाएं बड़ी बड़ी आएंगी, बीच की परिभाषाएं छोटी हैं। तो कल आपका भाई बताया जाएगा। और